अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 4 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन के ताउन से पहला सैटेलाइट चांद पर रवाना। iCube कमर 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट चीन के विंगचिंग खलाई सेंटर से रवाना किया गया। 5 रोज में चांद के मदार पर पहुंचेगा। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी में मुकामी सरमायाकारों की भी दिलचस्पी। फ्लाई जिना, एयर सियाल, एयर ब्लू और लकी सीमेंट समेत 10 कंपनीज ने बोली के कागजात हासिल कर लिए। हुकूमत 87 में से 21 सरकारी इदारों की निजकारी करना चाहती है। 37 इदारों को निजकारी फहरिस्त से निकाल दिया गया। सहाफत के आलमी दिन पर खुशदार में बम धमाका। प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक। वजीर आला सरफराज बुगटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। गंदम की बम पर पैदावार। पंजाब हुकूमत की नालायकी ने बहरान पैदा कर दिया। बरवक्त खरीदारी न होने से काश्तकार मायूस। कपास की फसल पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। ब्यूटम यूनिवर्सिटी में बलूचिस्तान थिंक टैंक नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। साबिक गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई और नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद खुदवाई का खिताब, जबकि मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और मुबस्सरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। भारतीय हुकूमत के कहने पर कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा के केस में अहम पेशरफ्त। ड्राइवर, गार्ड और सहूलतकार गिरफ्तार। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकार मजीद 3 कत्ल में भी मुलव्वस। एडमिंटन में 11 साला लड़के के कत्ल के ताने बाने भी भारतीयों से जा मिलते हैं। कैनेडियन पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। पाकिस्तान विमेंस टीम की एक और बदतरीन शिकस्त। वेस्ट इंडीज विमेंस टीम 5वीं T20 मैच में भी कामयाब। सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। एयरलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान का चांद पर पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से रवाना हो गया। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी, जो चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ही हासिल की जाएंगी। चांद पर पहले सैटेलाइट मिशन की रवानगी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त नशर की गई। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद दी। वजीर आजम का कहना था कि जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। जबकि एक सर्वे के मुताबिक अवाम का कहना था कि चांद पर पहुंचने से मुल्क का भला होता है तो ज़रूर जाया जाए, और अगर ऐसे मिशन का मकसद दूसरों की बराबरी मकसूद है तो इस सिलसिले में करप्शन से पाक मुआशरा और मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान जैसे ग्राउंड पर भी बराबरी ज़रूरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की खरीदारी में मुकामी सरमायाकारों की दिलचस्पी। फ्लाई जिना, एयर सियाल, एयर ब्लू और लकी सीमेंट समेत दीगर फर्मों ने बोली के कागजात हासिल कर लिए। PIA मुल्क का स्ट्रेटेजिक इदारा है जिसकी खरीदारी में दोस्त मुल्क सऊदी अरब की सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके साथ निजी एयरलाइंस फ्लाई जिना, एयर सियाल और एयर ब्लू ने भी दिलचस्पी जाहिर की है। लकी सीमेंट समेत दीगर फर्मों ने भी बोली के कागजात हासिल कर लिए हैं। हुकूमत ने नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कम अज़ कम माली हैसियत 3 अरब रुपए रखी थी। कौमी एयरलाइन की खरीदारी में ओमनी ग्रुप, दी ब्लोच कंस्ट्रक्शन कंपनी और आरिफ हबीब ग्रुप समेत एविएशन का तजर्बा रखने वाली मुतादिद कंपनीज ने भी दिलचस्पी जाहिर की है। जबकि हुकूमत ने 87 इदारों की छानबीन के बाद 21 इदारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। शहबाज हुकूमत 75% हुकूमती इदारों की निजकारी नहीं चाहती। इसकी वजह सरकारी इदारों के अफसरान का दबाव और इन इदारों में मौजूद यूनियंस का मुमकिना एहतजाज हो सकता है। आलमी यौम सहाफत पर प्रेस क्लब के सदर बम हमले में शहीद। 2 राहगीर भाई जद में आकर जाँ बहक। 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। खुशदार में बम धमाका। प्रेस क्लब के सदर समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की गाड़ी को मैग्नेट बम से निशाना बनाया गया। शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खुशदार प्रेस क्लब में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल की शहादत की इत्तला मिलते ही सहाफ़ियों और सियासी कारकुनान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग बड़ी तादाद में अस्पताल पहुँच गए।
पुलिस के मुताबिक खुददार प्रेस क्लब के सदर और सीनियर सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल जुमा के रोज़ कौमी शाहराह से गुजर रहे थे कि उनकी गाड़ी को मैग्नेट बम से निशाना बनाया गया, जिसके फटने से मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मैंगल मौके पर शहीद जबकि 9 दीगर अफराद जख्मी हो गए। आलमी आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 152वें नंबर पर आ गया है। आलमी आज़ादी सहाफ़त के दिन के मौके पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 150 से 152वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और फौजी अशराफिया ने ज़्यादातर मीडिया पर कंट्रोल बरकरार रखा हुआ है। मुल्क के निजी मीडिया इदारों का फंडिंग के लिए ज़्यादातर इन्हिसार कानूनी नोटिसेस और सरकारी इदारों के इश्तिहारात पर है। इसी वजह से वजारत इत्तलात इदारती पॉलिसी पर असर रसूख के लिए इश्तिहारात बंद करने की धमकियाँ देती रहती है, जिसके नतीजे में सहाफ़त के शोबे में एक खुद साख्ता सेंसरशिप लागू है। इंडेक्स में पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दिया गया, जहाँ करप्शन और गैर कानूनी स्मगलिंग वगैरह के हवाले से रिपोर्टिंग पर हर साल 3 से 4 सहाफ़ी कत्ल कर दिए जाते हैं और मुल्ज़िमान को सज़ा तक नहीं होती। गंदम की बेहतरीन फसल के बावजूद किसान परेशान हैं। पंजाब हुकूमत की नालायकी ने बहरान पैदा कर दिया। कपास की फसल पर मनफी असरात पड़ने का खदशा बढ़ गया। सूबे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले किसान गुज़िश्ता कई रोज़ से हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदे जाने के मामले पर सरापा एहतजाज हैं। किसान इत्तेहाद के रहनुमा मलिक जुल्फ़िकार ने बताया कि हुकूमत किसानों को बारदाना फराहम नहीं कर रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आढ़तियों को धड़ाधड़ बारदाना मिल रहा है और वह किसानों को ये बारदाना 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये फ़ी मन तक में फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि हुकूमत की जानिब से किसानों के नुमाइंदों को बताया जा रहा है कि चूँकि दरामदी गंदम बड़ी मिकदार में पहले ही मौजूद है, चुनांचे हमारे पास न तो पैसे हैं कि ज़ायद गंदम खरीदें और ना ही ज़ायद गंदम को ज़ख़ीरा करने का कोई इंतज़ाम है। पंजाब हुकूमत के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर साल तकरीबन 40 लाख टन गंदम की खरीदारी को मुमकिन बनाती है, मगर इस साल अभी तक गंदम खरीदने के टारगेट सिर्फ 20 लाख टन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जस्टिस रिटायर्ड मियाँ मुश्ताक की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को पिछले 9 माह में तकरीबन 6 अरब 90 करोड़ डॉलर मुख्तलिफ शराकतदारों की जानिब से मौसूल हुए, जबकि आलमी बैंक का कहना है कि मुल्क के अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं। वजारत इक्तसादी उमूर के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 78.14 मिलियन डॉलर और टाइम डिपॉजिट की मद में 2 अरब डॉलर मौसूल हुए, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाले ज़र मुबादला में भी इजाफा हुआ। इस मुआवनत में IMF के दिए गए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त शामिल नहीं है, जबकि आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और आलमी बैंक के ज़ेरे एहतमाम मालियाती और गवर्नेंस इस्लाहात पर होने वाले सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं, जिसके बायस मुल्की और बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहज़ेब रिंद ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे बासलाहियत नौजवान मुल्क का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहज़ेब रिंद से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे नौजवान बड़े बासलाहियत हैं। उन्होंने शाहज़ेब रिंद को हालिया कामयाबी पर मुबारकबाद दी और आलमी मुकाबलों की तैयारी के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान ने कहा कि हमारे नौजवान बहुत बासलाहियत हैं, उनको रहनुमाई और जदीद सहूलियात फराहम की जाएँ तो हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए OIC के मुश्तरका इक़दाम को नागुज़ीर करार दे दिया। गैम्बिया के दारुल हुकूमत बंजौल में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के 15वें सरबराह इजलास की तैयारी के सिलसिले में होने वाले वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि मौजूदा बहरान का वाहिद मुस्तकिल हल एक महफूज, काबिल अमल और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मुज़मिर है, जो जून 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो।
ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل دشمنی کے خاتمے کے لیے اپنی قرارداد 2728 پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اسلاموفوبیا کا اظہار دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک، تشدد اور اشتعال انگیزی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے ہوتا ہے۔ اسحاق ڈار نے OIC پر زور دیا کہ وہ عالمی انفارمیشن نیٹ ورک پلیٹ فارمز، بالخصوص گلوبل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے۔ کوئٹہ میں بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے BTTN آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار کے مہمان خصوصی سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے اسٹریٹجک موضوع پر سیمینار کے انعقاد پر بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی، جبکہ سیمینار کے سب سے اہم اسپیکر ایڈوائزر نیشنل کمانڈ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد قدوائی تھے۔ انہوں نے گریٹ پاور کمپٹیشن چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز کے موضوع پر خطاب میں کہا، As I see some of these global developments today, I think you might agree that we are living through some very, very interesting times. And I think you can call it also living through certain historic times. In a philosophical sense, you and I are probably fortunate to be witnessing history unfold before our eyes in our lifetime as we watch three superpowers, the USA, Russia and China, competing, containing and where possible confronting to establish their respective footprints for global supremacy. سیمینار میں BTTN کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل نے ابتدائی کلمات میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے موضوع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سیمینار میں کراچی سے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے بھی شرکت کی، جبکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اسکالرز اور ماہرین بھی موجود تھے۔ Today's seminar is Great Power, Competition, Challenges and Opportunities for Pakistan. Competition typically refers to a situation where individuals or groups strive to gain advantage over others in a specific field, often for a prize or recognition. The next stage is contestation, which on the other hand refers to the act of challenging the disputing something such as ideas, authority or policies. The ongoing great power competition refers to the complex interplay of competition and contestation among major global powers, particularly the United States, China and Russia. سیمینار کے پہلے سیشن کو چیئر کرتے ہوئے سابق سفیر اور CISSS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قاضی M خلیل اللہ نے پاکستان اور چین کے تصویراتی تعلقات کی اہمیت کو بیان کیا۔ The US faces an increasingly fragile global order marked by accelerating strategic competition among major powers, more intense and unpredictable traditional challenges, and multi-regional conflicts with far-reaching implications. Furthermore, it states that an ambitious China, a confrontational Russia, some regional powers such as Iran, and more capable non-state actors are challenging long-standing rules of international system as well as US primacy within it. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈاکٹر بلال زبیر نے عالمی بالادستی کے حصول میں بڑی طاقتوں کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے کہا، It is not merely that a rhetoric on ideological based partnership can contain China. You do see in bits and pieces the American containment policy unfolding across the world. For instance, very rightly pointed out by Brigadier Agha that there is an AUKUS, with the Americans is trying to develop AUKUS plus J, Japan, into JAUKUS. There is a trilateral summit recently that the USA, Japan and Philippines, the President and Prime Minister of Japan actually attended to contain China. And then there is Quad. And then there are other multilateral, I would say, forums where the America is trying to create
a deterrence, a containment towards China. What I saw and heard during the first and second session of the seminar reflects the high standard of professional expertise and hold over the subjects on which the speakers have given their views. BTTN is the first think tank in Balochistan, and I can see they are doing well by bringing up subjects of such critical importance, not only for Balochistan, but indeed for Pakistan. सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए डायरेक्टर रिसर्च सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के डॉक्टर उस्मान चौहान ने अमेरिका और चीन के तिजारती और मुआशी मुसाबकत को उजागर किया। BTTN की एसोसिएट डायरेक्टर हिनाना ज़रार ने चीन और अमेरिका के दरमियान जदीद हथियारों के हुसूल में सबकत हासिल करने का जिक्र किया, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली स्कॉलर हलीमा सादिया ने चीन को कंट्रोल करने के लिए मगरिब के हथकंडों का जिक्र किया और कहा कि भारत को खित्ते में अस्करी शोबे में मजबूत किया जा रहा है। क्वाड और अकूस के जरिए चीन को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सेमिनार के आखिरी सेशन की सरबराही करते हुए साबिक सफ़ीर रज़ा मोहम्मद ने कहा कि मगरिब की चीन दुश्मनी के असरात खित्ते और पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार रिफत हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में कहा कि खित्ते में दुश्मनी और मुसाबकत की एक तारीख है। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के निकलने से पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हुई है। अब हमें अपने ऑप्शंस को दूरअंदेशी से इस्तेमाल करना होगा। BTTN के सेमिनार से खिताब करते हुए स्ट्रेटेजिक विजन इस्लामाबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नईम मलिक ने कहा कि भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जनूबी एशिया पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान ने CPEC को दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान के लिए उसकी अफादियत पर कहा कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। दानिश्वरों और माहिरीन की गुफ्तगू के बाद तुलबा और रिसर्च ऑफिसर्स ने सवालात किए। राब्ता फोरम इंटरनेशनल के रिसर्च ऑफिसर सैयद समीउल्लाह ने सवाल किया कि पाकिस्तान से दोस्ती के दावे के बावजूद भारत अमेरिका का लाडला और महबूब है, इसकी क्या वजह है? You very elegantly labeled India as the महबूब और महबूबा America or West, which is not wrong at all. But you don't think, sir, that we are not, we are also a bit incompetent being a nation or a state to get affectionate glance from someone on a global stage. Only in the fiscal year 2022 and 3, India got $71 billion of foreign direct investment, while this amount is not more than $1.3 billion in Pakistan. We are talking about Chinese investment, including CPEC, it is not more than $70 billion in Pakistan. But the trade with India, the Chinese trade with India is more than $136 billion. What do you think, sir? Is it fair that we say only India is महबूब or महबूबा of someone and we are not, and we just satisfy ourselves with these comments? इस सवाल के जवाब में साबिक सफ़ीर रज़ा मोहम्मद ने कहा कि हमें अपने सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ अपने बयानिए को भी बेहतर करना होगा, जबकि रिसर्च ऑफिसर वजीहा नजम ने CPEC की शफाफियत और मंसूबे की अहमियत से मुतालिक सवाल किया, जिस पर डॉक्टर फजलुर रहमान ने कहा कि आलमी मंसूबों में शफाफियत बरकरार रखना मुश्किल होता है, लेकिन इस मंसूबे की इलाकाई और आलमी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। How does the transparency of financial transactions related to CPEC projects contribute to building trust among stakeholders, including citizens, investors, and international partners? इसी तरह BTTN के रिसर्च ऑफिसर्स और ब्यूटम यूनिवर्सिटी के तुलबा के सवालात के जवाबात भी दिए गए। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानों को यादगार शील्ड्स पेश की गई। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत की मावराए इलाका रियासती दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि इसका दायरा कार कनाडा, अमेरिका समेत दूसरे ममालिक में भी फैल गया है। Unless Hindutva fascism is opposed, unless the sense of impunity of the BJP RSS is ended, unless the Indian Muslims are protected against genocide, and unless the Kashmiri dispute is peacefully solved, wider violence and conflict in South Asia is a real and present danger. Our focus remains steadfast on constructive dialogue. We thus choose to set aside the remarks from a certain delegation which not only lack decorum but also detract from our collective efforts due to their destructive
and pernicious nature. We would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions. APP کے مطابق جنرل اسمبلی میں امن کی ثقافت پر بحث کے دوران اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ بھارت اپنے ملک میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کی یہ ماورائے علاقہ ریاستی دہشت گردی صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار کینیڈا میں سیاسی مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ تک بڑھا دیا گیا ہے. امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی دہشت گردی کی کوشش کی گئی ہے. منیر اکرم نے وزیر اعظم نریندر مودی کا حوالہ دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کا بھی ذکر کیا جس میں بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نیا ہندوستان جو آپ کے گھر میں گھس کر قتل کرے گا. کینیڈین پولیس نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث بھارتی ہٹ اسکواڈ کے ارکان کو گرفتار کر لیا. کینیڈین نشریاتی ادارے CBC کے مطابق بھارتی ہٹ اسکواڈ کے 3 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس میں شوٹر، ڈرائیور اور ایک سہولت کار شامل ہے. تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینیڈا کے بھارتی سفارت خانے نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرنے میں انہیں استعمال کیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار نے سفارتی سطح پر حکمت عملی بنائی اور بھارتی ہٹ اسکواڈ کے ذریعے کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا. اس کے علاوہ مزید 3 افراد کے قتل کی تحقیقات بھی جاری ہیں. پولیس کو شبہ ہے کہ ایڈمنٹن میں 11 سالہ لڑکے کے قتل میں بھی بھارتی ہٹ اسکواڈ ملوث ہے. امریکی کارساز کمپنی نے ٹریڈ مارک نقل کرنے پر بھارتی کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. مشہور بزنس مین ایلان مسک کی کارساز کمپنی ٹیسلا نے بھارت کی بیٹری بنانے والی کمپنی پر اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے ٹیسلا پاور کا نام استعمال کر کے اس کے ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی پر مقدمہ دائر کر دیا ہے. ہٹ جانے اور کمپنی کے خلاف نئی دہلی سے مستقل حکم امتناعی کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس ہفتے نئی دہلی میں ہونے والی سماعت میں ٹیسلا کی جانب سے کہا گیا کہ اپریل 2022 میں بھیجے گئے سیز اینڈ ڈیسسٹ نوٹس کے باوجود بھارتی کمپنی نے ٹیسلا پاور برانڈ نیم کے ساتھ اپنی مصنوعات کی تشہیر جاری رکھی. عدالت کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی تفصیلات کے مطابق سماعت کے دوران بھارتی کمپنی ٹیسلا پاور انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بنیادی کاروبار لیڈ ایسڈ بیٹریاں بنانا ہے. عدالتی ریکارڈ کے مطابق جج نے ہندوستانی فرم کو اپنے دفاع کی حمایت میں دستاویزات اور تحریری جواب جمع کروانے کے لیے 3 ہفتوں کا وقت دیا ہے. ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نے کپتان ہیلی میتھیوز کی ایک اور شاندار کارکردگی کی بدولت پاکستان کو 5ویں T20 میچ میں شکست دے کر سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی. سدرا امین کی 48 رنز کی اننگز کی بدولت پاکستان ویمنز ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے. ایک موقع پر پاکستانی ٹیم نے 15 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 101 رنز بنائے تھے لیکن پھر اختتامی 5 اوورز میں میزبان ٹیم کی بلے باز صرف 33 رنز ہی بنا سکی. جواب میں ہیلی میتھیوز کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت ویسٹ انڈیز نے محض 2 وکٹوں کے نقصان پر 10 گیندوں قبل ہی ہدف حاصل کر لیا. ویسٹ انڈیز نے 5ویں ون ڈے میچ میں کامیابی کی بدولت سیریز بھی 4-1 سے اپنے نام کر لی. ہیلی میتھیوز کو مین آف میچ کے ساتھ ساتھ سیریز میں 3 نصف سینچریاں اسکور کرنے پر سیریز کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.